नमस्कार दोस्तों। अब अगली विधि आप पढ़ोगे संश्लेषण विधि। पिछले वीडियो में आपने विश्लेषण विधि पढ़ी है। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों एक दूसरे के विपरीत विधियां हैं। जैसे आपने संश्लेषण का अर्थ विश्लेषण का अर्थ पढ़ा था, वैसे यहाँ पर विश्लेषण के अर्थ को ध्यान रखना है, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। विश्लेषण था वो अलग अलग भागों में विभाजित करना, तो संश्लेषण का है अलग अलग भागों को एकत्रित करना। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एकत्रित करना, या यूं कह सकते हैं अनेकों को एक करना, या कह सकते हैं वस्तु जिसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था, उन अलग अलग भागों को या अंशों को एकत्रित करना। तो कहने का मतलब संश्लेषण है ना, ये विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत है। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है एकत्रित करना, अनेकों को एक करना या अलग अलग भागों को एकत्रित करना, या यूं कह सकते हैं विषय जिसको आपने छोटे छोटे भागों में विभाजित किया था, उन विभाजित भागों को पुनः एकत्रित करना क्या कहलाएगा? संश्लेषण विधि। अब संश्लेषण विधि की सामान्य प्रक्रिया की अपन बात करें तो संश्लेषण विश्लेषण के बिल्कुल विपरीत है। विश्लेषण में आपने क्या किया था? विषय वस्तु या समस्या को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया था, और यहां आपको इसके विपरीत क्या करना है? जो आपकी विषय वस्तु जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, या आप समस्या कह सकते हो, विषय वस्तु या समस्या के जो अलग अलग भाग हैं ना, उन अलग अलग भागों को एकत्रित किया जाता है। अंशों को या भागों को एकत्रित किया जाता है। वहां पर तो क्या कर रहे थे आप? विषय वस्तु या समस्या को अलग अलग अंश या भागों में विभाजित कर रहे थे। यहां अलग अलग किए गए अंश या भागों को एकत्रित किया जाता है। वहां पर आपने बात की कि विश्लेषण विधि में विषय वस्तु को अलग अलग भागों में क्यों बांटते हैं, तो वहां आपने उसके पीछे निहित प्रमुख उद्देश्य पढ़ा था कि विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में इसलिए बांटा जाता है ताकि समस्या की जड़ या तह तक पहुंचा जा सके। अब वही प्रश्न यहां भी उठ सकता है कि साहब संश्लेषण है, इसमें अंश या भागों को एक क्यों करते हैं? तो यहां पर इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य या कारण है ना, वो है समस्या के आधार को जानना। समस्या के आधार को जानना, यानी संश्लेषण में अंश या भागों को एकत्रित करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो अपना जवाब क्या होगा? समस्या के आधार को जानने के लिए। फिर बात करें कि आपकी जो ये संश्लेषण विधि है, इसके प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो जो आपने विश्लेषण विधि पढ़ी ना, उसकी विपरीत है, तो उसके विपरीत कर दो। जैसे वो अज्ञात से ज्ञात पर आधारित थी, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर है। ये जो विधि है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, वो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर थी, ये प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर है। वो निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर थी, ये ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष की ओर है। ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष, या यूं कह सकते हैं परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर है। ज्ञात तथ्यों या परिकल्पना से किस ओर है? निष्कर्ष की ओर है। यह है आपकी संश्लेषण विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र। अज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात तथ्यों या परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। अब देखो यहां भी आपको एक अपवाद याद रखना है। जैसे विश्लेषण विधि में आपने पढ़ा कि वो शिक्षण सूत्रों को अगर अपन देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि वो है कैसी? एक मनोवैज्ञानिक विधि। क्यों है? क्योंकि उसमें छात्र क्रियाशील रहता है, स्वयं क्रिया करके सीखता है। वो छात्रों की क्रियाशीलता पर आधारित है, तथ्य व तर्क पर आधारित है, चिंतन शक्ति पर आधारित है, इसलिए उसको मनोवैज्ञानिक विधि माना है।
और इसके विपरीत यहां अगर अपन बात करें ना, तो इन शिक्षण सूत्रों के आधार पर तो ये कैसी नजर आती है, एक मनोवैज्ञानिक विधि, जबकि ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अब उसके बाद बात की जाए इसके सोपान की, कि संश्लेषण विधि के प्रमुख सोपान या पद, तो विश्लेषण विधि के समान इसके भी कोई निश्चित पद या सोपान नहीं होते, लेकिन इसको भी विश्लेषण विधि के समान 3 पद या सोपानों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पद जो आएगा वो आएगा समस्या का ज्ञान, दूसरा आएगा समस्या के आधार का ज्ञान, समस्या के आधार का ज्ञान, और तीसरा जो पद है ना वो आपका आ जाएगा समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। देखो विश्लेषण विधि में भी 3 ही पद आपने पढ़े। वहां पहला पद था समस्या का प्रस्तुतिकरण, दूसरा पद था समस्या की अनुभूति, तीसरा पद था विश्लेषण के द्वारा समस्या का समाधान। ठीक उसी प्रकार संश्लेषण विधि की प्रक्रिया को भी आप कितने पदों में बांट सकते हो, 3 में। पहला पद है समस्या का ज्ञान, दूसरा पद है समस्या के आधार का ज्ञान, जिसकी बात अपन यहां भी कर चुके हैं कि इन अलग अलग अंश या भागों को एकत्रित इसीलिए किया जाता है ताकि समस्या के आधार का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तीसरा आ जाएगा आपका समस्या का समाधान। तो ये है इस विधि के प्रमुख पद या सोपान। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे संश्लेषण विधि के गुण या दोषों की। तो देखो इस विधि में छात्र बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहता। ये विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। वहां अपने दोष जो पढ़े थे ना कि विश्लेषण विधि है वो लंबी व खर्चीली विधि है, तो उसके विपरीत यदि गुण हो कि समय कम लगे, तो वो विपरीत गुण इस संश्लेषण विधि का गुण हो जाएगा कि इस विधि के द्वारा कम समय में क्या किया जा सकता है, अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो पहला गुण तो क्या आ गया दोस्तों सामने कि संश्लेषण विधि है ना, इसके द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा गुण आएगा कि छात्र व अध्यापक है ना, छात्र व अध्यापक दोनों को कम परिश्रम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहते, यानी यहां कम परिश्रम की आवश्यकता होगी। तीसरा जो प्रमुख गुण होगा संश्लेषण विधि का वो ये होगा कि ये विधि है इसमें समय कम लगता है, इसलिए आसानी से जो निर्धारित समय होता है ना अपना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम है उसे पूर्ण करवाया जा सकता है। चौथा गुण हो जाएगा इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं। दोबारा देखना, एक तो पहला गुण तो क्या होगा कि संश्लेषण विधि के द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। दूसरा गुण होगा ये विधि छात्र व अध्यापक दोनों को ही इस विधि में कम परिश्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा गुण होगा कि इसमें समय कम लगता है, इसलिए निर्धारित समय में आसानी से पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जा सकता है। चौथा गुण होगा इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं। इसके बाद पांचवा गुण अगर अपना लिखना चाहें तो वो कम समय से अधिक ज्ञान वाली से निकल कर आ जाएगा कि इस संश्लेषण विधि के द्वारा कम समय में समस्या यानी समस्या को शीघ्र हल किया जा सकता है। तो पांचवा गुण आ जाएगा समस्या का शीघ्र समाधान। तो ये 5 प्रमुख गुण याद रख लें आप। तो कम समय में अधिक ज्ञान दिया जा सकता है, छात्र व अध्यापक दोनों को ही कम परिश्रम करनी पड़ती है, निर्धारित समय में आसानी से पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा सकता है, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं, और पांचवा गुण हो जाएगा समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सकता है। फिर बात करें इस विधि के दोषों की कि संश्लेषण विधि के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। तो पहला दोष तो है ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अमनोवैज्ञानिक विधि है।
दूसरा, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। संश्लेषण विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। दूसरी बात, रटा हुआ ज्ञान है ना वो स्थायी नहीं होता, यानी तीसरा दोष हो जाएगा, जो ज्ञान प्राप्त होता है इस विधि से वह ज्ञान क्या होगा, अस्थायी। यानी उस ज्ञान का यदि इस विधि से, संश्लेषण विधि से सीखा हुआ ज्ञान है उसका विस्मरण हो जाए ना तो उसे पुनः प्राप्त करना है वो मुश्किल होता है। एक, इस विधि में छात्र व अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया का अभाव होता है, अंतःक्रिया का अभाव, ये इसका चौथा दोष है। जबकि विश्लेषण विधि में छात्र व अध्यापक दोनों के मध्य अंतःक्रिया था ना, वो अधिक अंतःक्रिया हो रही थी, वो अंतःक्रिया प्रधान थी। यहां पर अंतःक्रिया का क्या है, अभाव है। और लास्ट पांचवां दोष याद रख सकते हैं कि ऐसी विधि जिसमें छात्र की सहभागिता बहुत कम होना, तो वो फिर वो उस काम में उबने लग जाता है कि यार मेरा तो कोई काम ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कक्षा का जो वातावरण है ना वो अरुचिकर बन जाता है, अरुचिकर या नीरस वातावरण बन जाता है। तो ये 5 प्रमुख दोष याद रख लें आप। तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता, इस विधि में अंतःक्रिया का अभाव होता है, और 5वां महत्वपूर्ण दोष याद रख लें, इस विधि से कक्षा में अरुचिकर व नीरस वातावरण का निर्माण होता है। ये हो गई आपकी संश्लेषण विधि। अब दोस्तों देखो, आपने जो पढ़ा अभी तक विश्लेषण पहले वीडियो में, अब बात कर रहे हैं अपना संश्लेषण की। तो इन दोनों के अर्थ को देखने से यूं लग रहा है कि ये संश्लेषण और विश्लेषण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि बिना संश्लेषण के विश्लेषण संभव नहीं है और बिना विश्लेषण के संश्लेषण संभव नहीं है। भाई सीधी सी बात है, विश्लेषण का मतलब है बिखेरना और संश्लेषण का मतलब है एकत्रित करना। अगर वस्तु एक जगह नहीं होगी तो उससे बिखेरा नहीं जा सकता, यानी बिना संश्लेषण के विश्लेषण संभव नहीं है। और यदि वस्तु बिखरी हुई नहीं है तो उससे एकत्रित कैसे करोगे, वो तो पहले से एक जगह है, पहले बिखरी होगी तभी तो एकत्रित करोगे, यानी विश्लेषण के बिना संश्लेषण संभव नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, बिना संश्लेषण के विश्लेषण संभव नहीं है और बिना विश्लेषण के संश्लेषण संभव नहीं है। कुछ विषय तो ऐसे हैं जिनके अध्यापन में संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है, विशेषकर गणित शिक्षण में। गणित शिक्षण में विशेषकर अपन बात करें रेखा गणित, बीज गणित के अध्यापन में संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। ये आपकी संश्लेषण और विश्लेषण विधियों की बात हुई। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे भाषण विधि की और प्रदर्शन विधि की, क्योंकि भाषण विधि के दोष को ही दूर करने के लिए नवाचार के रूप में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भाषण और प्रदर्शन को अपन साथ साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।